नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं फोर्थ पेपर की लास्ट यूनिट, साइकोलॉजिकल टेस्ट इन गाइडेंस एंड देयर यूजेज, यानी कि निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उनके प्रयोग, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्टिंग, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद एटीट्यूड टेस्टिंग को देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे पर्सनालिटी टेस्टिंग। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्टिंग, बुद्धि परीक्षण करना, इसको हम लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ही टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। आपका इससे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले आप इसको देखें। इसमें पूछा जाता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार, सिद्धांतों की विस्तार में चर्चा कीजिए। शॉर्ट में पूछते हैं तो केवल बुद्धि के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं संक्षेप में प्रकाश डालिए, या बुद्धि के सिद्धांतों से पूछ लेते हैं। लेकिन जब लॉन्ग में पूछते हैं तो बुद्धि से आपका पूरा पूछा जाता है, और साइकोलॉजी में आपका इंटेलिजेंस एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। और ये आपकी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, ना केवल बीएड पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा टेट, सुपर टेट, सी टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेट में तो आपका लगभग 5 से 10 नंबर का यहाँ से कंप्लीट होता है। और इंटेलिजेंस को हम आपको ऐसे कवर कराएंगे, शायद ही आपको यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड मिल पाए, ठीक है। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बीएड के लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम कहते हैं मानव जीवन समस्याओं से भरा है, ठीक है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और जीवन में आने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने की क्षमता ही बुद्धि है, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की समस्याओं को कुशलतापूर्वक, अच्छी तरह से, आसानी से सॉल्व कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके पास उतनी ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है। और बुद्धि एक अमूर्त विचार है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, आप ये समझो, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, तो वो होती है अमूर्त। और बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। बुद्धि में कोई एक विशेष गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि बहुत सारे गुणों का समूह है, बहुत सारी योग्यताओं का समूह है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य करने की जितनी ज़्यादा योग्यता होती है, जितने ज़्यादा तरीके से कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर लेता है, तो वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है उसको एक तरह से लगा पाता है, दूसरा बच्चा उसको 4 तरह से लगा देता है, ठीक है। तो 4 तरह से जो लगा देता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसमें उतनी ज़्यादा योग्यता है, उसमें उतने ज़्यादा गुण हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की, डिफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं, ठीक है। निम्न जो है प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। यहाँ पर हमने बुद्धि की 5 परिभाषाएं ली हैं, और पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद कर लेनी है। जब आप इनको अभी याद कर लेंगे तो बीएड में आप एक इफेक्टिव आंसर लिख पाएंगे। इसके अलावा जो आपका टेट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये परिभाषाएँ। तो सबसे पहली परिभाषा है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न ने कहा है कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की सामान्य क्षमता ही बुद्धि है। जो हमारे जीवन में नई नई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के अनुसार हम अपने आप को समायोजित कर पाएँ, ठीक है, अपने आप को ढाल पाएँ। क्योंकि समायोजन का मतलब क्या होता है, या तो हम परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएँ, या परिस्थितियों को अपने अनुसार डाल लें, ठीक है। ये मतलब होता है समायोजन का, कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना या परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। तो जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। नई समस्याओं के प्रति हम समायोजित हो जाएं, नई समस्याओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं, ठीक है, तो हमारे पास बुद्धि है।
नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने कहा है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित का मतलब क्या है? जैसी आपसे उम्मीद की गई है, जैसी आपसे अपेक्षा की गई है। तो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित व्यवहार करने की योग्यता बुद्धि है। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार प्रतिक्रिया करो, उसके अनुसार व्यवहार करो। जैसे हम घर पर होते हैं तो हमारा बिहेवियर दूसरी तरह का होता है। ठीक है, कॉलेज में होते हैं तो हमारा बिहेवियर दूसरी तरह का होता है। जैसी परिस्थितियां हैं वैसी प्रतिक्रिया करो। ठीक है, वैसा बिहेवियर करो। तो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है बकिंघम के अनुसार। इन्होंने कहा है सीखने की शक्ति बुद्धि है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, हम उसको जितनी जल्दी सीख लेते हैं, जितनी आसानी से सीख लेते हैं, तो वो हम उतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इसीलिए सीखने की योग्यता, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगली है टर्मन के अनुसार। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। हालांकि अभी इन परिभाषाओं को हम आसानी से भी समझाएंगे। ठीक है, तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम बुद्धि के माध्यम से सोच सकते हैं। जैसे सब एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं कि हमने पहले सोचा होगा, तब आपको बताया कि हम इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कुछ जो है लेसन प्लान एक तरह से बनाया होगा, कुछ रूपरेखा बनाई होगी, तभी आपको बता पाए। तो पहले से हमारे सामने कुछ था नहीं। ठीक है, तो हमने एक तरह से उसको अरेंज किया। ठीक है, तो अमूर्त विचारों के बारे में जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम बुद्धि के द्वारा सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ताजमहल का फोटो देखा तो हम सोच सकते हैं कि बुद्धि के माध्यम से कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट और लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रीमैन के अनुसार। इन्होंने बताया है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, अधिगम की भी योग्यता है, यानी कि सीखने की योग्यता भी है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। क्योंकि जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं थी, इनको फ्रीमैन ने इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, 3 वर्गों में इनको डिवाइड किया था जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रीमैन ने बताया था कि बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनको सपोर्ट भी किया, जिन्होंने माना कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। वो कौन कौन से हैं? स्टर्न, क्रूज, काल्विन, श्रीलबर्ट और फ्रीमैन। जिन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है वो हैं बकिंघम, डियरबोर्न, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और फ्रीमैन। जिन्होंने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है वो मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन, स्पेयरमैन, बिन्ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिन्ने। ठीक है, कहीं पर आपको बिन्ने लिखा मिलेगा, कहीं पर बिने मिलेगा। इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में जो इनको हम कहते हैं वो अल्फ्रेड, इनकी जो स्पेलिंग है बाइनेट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बिन्ने को। तो ट्रांसलेट में BINET, ट्रांसलेशन में का आपका कहीं पर बिन्ने आपको लिखा मिलेगा, कहीं पर बिने, दोनों सही हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने टर्मन, स्पेयरमैन और बिने और फ्रीमैन। देखो यहाँ पर फ्रीमैन सब में है, क्योंकि ये वर्गीकरण किया किसने है? फ्रीमैन ने किया है। तो फ्रीमैन ने बताया है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब आप सभी परिभाषाओं को दोबारा देखें। जैसे हमारी सबसे पहली परिभाषा थी कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की सामान्य क्षमता बुद्धि है। तो स्टर्न आपको उस वाले में मिलेंगे जिसमें कहा गया कि बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, समायोजन की योग्यता वाले में स्टर्न भी हैं, क्रूज भी हैं, काल्विन भी हैं, श्रीलबर्ट भी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इनके नाम याद कर लें। अब आपका जब क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि समायोजन वाला अगर हो तो आपके यही मनोवैज्ञानिक होंगे। ठीक है, जो हमारी दूसरी परिभाषा थी थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने बताया वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है, और परिस्थितियों के अनुसार यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जब जैसी परिस्थिति हो वैसा व्यवहार करें, और व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? सीखना। ठीक है, व्यवहार के माध्यम से व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, ये हमने अधिगम में पढ़ा था। इसीलिए आपका थॉर्नडाइक उस वाले कॉलम में है जिसमें कहा गया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है बकिंघम के अनुसार। इन्होंने तो सीधा सीधा ही कहा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो सीखने की योग्यता वाले में बकिंघम भी है। ठीक है, टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो
जो टर्मेन है वो आपको अमूर्त चिंतन वाले में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो ठीक है इंटेलिजेंस। जो बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न है। सबसे पहली है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, जन्मजात होती है, सभी को बुद्धि मिलती है और बराबर मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वातावरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, बुद्धि में केवल विकास करते हैं। ठीक है, तो वातावरण के माध्यम से बुद्धि का विकास किया जाता है, लेकिन बुद्धि जन्मजात शक्ति है जो कि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बुद्धि योग्यताओं का समूह है। ठीक है, बुद्धि कोई एक विशेष गुण नहीं है, बुद्धि बहुत सारे गुणों का समूह है, बहुत सारी योग्यताओं का समूह है। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा योग्यता वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान, उसके पास उतनी ज़्यादा बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की क्षमता है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितनी जल्दी हम सीख लेते हैं तो वो उतनी ज़्यादा हमें बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि पर वंशानुक्रम, वातावरण, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वंशानुक्रम पर भी वंशानुक्रम का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या है, ऐसे समझ लो कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो संभावना ज़्यादा रहती है कि बच्चा बुद्धिमान होगा। माता पिता कम बुद्धि वाले हैं तो संभावना ज़्यादा होती है। डेफिनेटली तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल माता पिता पर भी निर्भर नहीं करता है, आपका अभिवृद्धि और विकास केवल माता पिता पर निर्भर नहीं करता, इसके अलावा दादा दादी नाना नानी पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि संभावना ज़्यादा रहती है, अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान होगा। ठीक है, माता पिता कम बुद्धि वाले हैं तो बच्चा कम बुद्धि वाला होगा। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दो बच्चे हैं, अगर उनका हम वातावरण अलग अलग कर दें तो उनका जो बुद्धि का विकास है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, प्रशिक्षण के माध्यम से बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। ठीक है, परिभाषाओं में हम देख चुके हैं। स्टर्न ने कहा है कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। जो हमारे पुराने अनुभव हैं, जैसे हमने सपोज कोई गलती की थी, ठीक है, तो उससे हम सीख कुछ लें, ये आपका बुद्धि जो हमें बताती है। जैसे हम पढ़े नहीं, फेल हो गए, तो हमें अतीत के अनुभव से कुछ सीखने को मिला कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन का मतलब हम समझ चुके हैं, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, अगला है बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बिल्कुल, बुद्धि और ज्ञान एक नहीं है, बल्कि दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है कि बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बुद्धि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जितनी बुद्धि हमें वंशानुक्रम से मिल गई उतनी ही बुद्धि रहेगी, लेकिन बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का मतलब विकास किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते। तो ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा बुरा, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक में अंतर करने की क्षमता बुद्धि है। अगर हमारे पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो हम ये जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कार्य नैतिक है, क्या अनैतिक है। ठीक है, तो बुद्धि के माध्यम से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। नेक्स्ट है लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे इसको समझेंगे कि ये जो है डिपेंड नहीं करता कि लड़का है या लड़की है, दोनों में बुद्धि बराबर होती है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अब आगे से ये मत बोलना कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है। ठीक है, तो बुद्धि का जो है लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि आपका जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित कर पाना एक जटिल कार्य है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रमुख हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धि बताई थी, गैरेट ने भी 3 तरह की बताई। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो पहली बुद्धि बताई थी गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, या इसको हम स्थूल बुद्धि, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, मोटर और मैकेनिकल और कंक्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जो थॉर्नडाइक ने गामक, यांत्रिक या स्थूल बुद्धि बताई, गैरेट ने उसका नाम दे दिया मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर जो बच्चा
उनमें तोड़ा फोड़ी करे, ठीक है। प्रत्यक्ष हमारे सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, लेकिन उनसे किसी नई चीज़ का बनाना, ठीक है, तो वो होता है प्रत्यक्ष यानी कि मूर्त बुद्धि, जो कि आपकी इंजीनियर्स में पाई जाती है। बहुत सारे हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। आपकी समस्या सामने होनी चाहिए, उसके बाद उसको हम सॉल्व करें, तो वो आपकी होती है मूर्त बुद्धि। लेकिन अमूर्त में क्या होती है, समस्या हमारे सामने नहीं है। जैसे जो आपके लेखक हैं, उन्हें ये सोचना पड़ता है कि हमें कोई कविता कैसे लिखनी है, कोई निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। पहले से उन्हें दिमाग में जो है रूपरेखा बनानी पड़ती है। तो अमूर्त बुद्धि आपकी लेखकों में पाई जाती है, ठीक है, जो भी कविता करने वाले हैं, ठीक है। टीचर में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। एक्चुअली टीचर जो है इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं ऑलराउंडर होता है। टीचर में हर तरह की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। टीचर में सामाजिक बुद्धि भी पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि भी पाई जाती है, गामक यांत्रिक या स्थूल बुद्धि भी पाई जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से टीचर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि टीचर को सोचना पड़ता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो तीसरी है सामाजिक बुद्धि। दोनों देखो, अमूर्त बुद्धि इसमें भी है। केवल आपका जो पहला वाला है, इसको गैरेट ने दूसरा नाम दे दिया। तो गैरेट के अनुसार भी 3 प्रकार हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार भी 3 प्रकार हैं, ठीक है। सिंपली आपने ऐसा भी सुना होगा कि थॉर्नडाइक ने मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। गैरेट ने बताए थे मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने मूर्त नहीं बल्कि गामक यांत्रिक या स्थूल बुद्धि इसको बोला था, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है, अमूर्त जिसके माध्यम से जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचा जा सके, वो होती है आपकी अमूर्त बुद्धि, ठीक है। सबसे लास्ट में है सामाजिक बुद्धि, यानी कि जो हमारा समाज है, समाज में जो व्यक्ति अच्छी तरह से समायोजन बिठा पाए, ठीक है, तो उसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस। तो बुद्धि को वैसे तो बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बुद्धि को केवल 2 ही कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। अब इस पर बहुत सारी आपकी डिबेट्स हैं कि बुद्धि को वंशानुक्रम ज़्यादा प्रभावित करता है या वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन अब फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं कि बुद्धि को सबसे ज़्यादा वातावरण प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमें वंशानुक्रम से बुद्धि प्राप्त हो गई उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वातावरण बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसी नोट पर आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना कीमती वक्त देकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए रियल मोटिवेशन का काम करते हैं। हालांकि मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं होती, बट अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।